Hello students, in our today's class we are going to learn to balance chemical equation. For balancing chemical equation we are going to study about ABCD method, which is also known as algebraic method. Students, as we know that there are several methods for balancing chemical equations like hit and trail method, table method, but you would find that this ABCD method is applicable even for complex chemical equations. ये जो तरीका है ABCD मेथड का केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का, ये तरीका कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स इक्वेशन को बैलेंस करने में भी हेल्पफुल होता है, इसलिए हम सिर्फ इसी मेथड के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टूडेंट, सबसे पहले देख लें इसके कुछ रूल्स हैं और ये सारे रूल्स को फॉलो करते हुए एक एक रूल को पढ़ेंगे और इसे हम अप्लाई करेंगे। आज के क्लास में हमने 3 केमिकल इक्वेशंस को लिया है जिन्हें हमें बैलेंस करना है इसी मेथड के द्वारा। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं। पहला रूल है कि कोफिशिएंट, हमें कोफिशिएंट का इस्तेमाल करना है A, B, C, D एंड सो ऑन। जो भी मॉलिक्यूल्स यूज हुए हैं, जो भी सब्सटेंसेस यूज हुए हैं, चाहे वो रिएक्टेंट साइड में हो या फिर प्रोडक्ट साइड में हो, उनके लिए एक सब्सटेंस मतलब एक कोफिशिएंट। जो सब्सटेंस पहले आया उसको वहां से कोफिशिएंट हम देना शुरू करते हैं। आइए इस इक्वेशन के लिए हम कोफिशिएंट देंगे हर एक सब्सटेंस को। तो इसके लिए हम यूज करेंगे A, इसके लिए B और फिर इसके लिए C और आखिरी के लिए D। तो ये 4 सब्सटेंस थे इस केमिकल रिएक्शन में और हमने चारों को A, B, C, D करके कोफिशिएंट दे दिया। इसके बाद स्टूडेंट्स, ये जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा वो हमने कर दिया। सेकंड पॉइंट में आप देखेंगे यहां पर हमें क्या करना है, इक्वेशंस लिखने हैं कोफिशिएंट का, हर एक एलिमेंट के कोफिशिएंट का इक्वेशन हमें लिखना है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हमें सबसे पहले फाइंड आउट ये करना होता है कि इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से यूज हुए हैं, इस केमिकल रिएक्शन में कौन कौन से एलिमेंट्स यूज हुए हैं। तो आइए सबसे पहले एलिमेंट को फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहला एलिमेंट हमारा यहाँ पर है सल्फर, हमने सल्फर का सिंबल लिख दिया। फिर दूसरा एलिमेंट है स्टूडेंट्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सिंबल लिख दिया यहाँ पर। और फिर तीसरा एलिमेंट आपका है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल यहाँ पर हमने लिख दिया। अब स्टूडेंट हमें करना क्या है कि इनके कोफिशिएंट का इक्वेशन हमें लिखना है। सल्फर के लिए, ऑक्सीजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए तीनों एलिमेंट है और तीनों एलिमेंट के कोफिशिएंट का 3 इक्वेशन होगा। आइए सबसे पहले हम इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं सल्फर के लिए। स्टूडेंट, सल्फर के लिए जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो यहाँ पर आप देखें कि ये जो कोफिशिएंट है, यहाँ पर कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट का यूज करेंगे और उसके बाद उसका कितना नंबर ऑफ दैट एलिमेंट, उस एलिमेंट का कितना एटम यूज हुआ है, हम उसको आगे रखते हैं और कोफिशिएंट को पीछे रखते हैं। जैसे यहाँ पर सल्फर कुछ देयर इज 1 सल्फर, 1 सल्फर है, तो यहाँ पर हम A लिखेंगे। उसके बाद इसमें और कहीं सल्फर नहीं है तो यहाँ प्लस का साइन है, उसके बाद आप देख सकते हैं प्लस का साइन है, तो यहाँ पर भी हम बिल्कुल वैसे ही प्लस का साइन लिखेंगे। फिर यहाँ पर आपको सल्फर दिख रहा है तो 1 सल्फर है B के जगह पर, तो हम यहाँ लिखेंगे 1B और उसके बाद एरो है तो एरो की जगह पर हम इक्वल्स टू का साइन देंगे। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं C के जगह पर एक सल्फर है, 1 सल्फर है तो इसको हम लिखेंगे C। और फिर आप आगे देखें, आगे और कहीं इस इक्वेशन में सल्फर नहीं है। तो इस तरह से सल्फर का हमने, सल्फर के कोफिशिएंट का इक्वेशन लिख लिया हमने। अब हम बढ़ते हैं दूसरे एटम की तरफ।
ऑक्सीजन स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर दो ऑक्सीजन है एक ही जगह पर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2A, और यहाँ पर कोई ऑक्सीजन नहीं है तो इक्वल्स टू का साइन देंगे एरो। उसके बाद फिर आप देखें C की जगह पे कोई ऑक्सीजन नहीं है और D कोएफिशिएंट के पास ऑक्सीजन है A, तो यहाँ पर हम लिखेंगे D। इस तरह से ऑक्सीजन के लिए इक्वेशन हो गया स्टूडेंट्स। अब हम बढ़ते हैं हाइड्रोजन के लिए। तो हाइड्रोजन के लिए देखेंगे आप यहाँ पर A की जगह पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, B की जगह पर यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 हाइड्रोजन है, तो हम लिखेंगे 2B और उसके बाद फिर एरो के लिए इक्वल्स टू का साइन। फिर आप देखें C के जगह पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, D के पास है तो D के पास 2 हाइड्रोजन है, तो हम लिखेंगे 2D। सो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने सेकंड स्टेप कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमें हर एक एलिमेंट के कोएफिशिएंट के लिए इक्वेशन लिखना होता है। ये करने के बाद स्टूडेंट्स ये जो थर्ड और फोर्थ स्टेप है, इसमें हमें ये कहा जा रहा है कि हमें वो कोएफिशिएंट फाइंड आउट करने होते हैं जो सबसे ज्यादा बार आए हैं, और उसके बाद फिर हमें उस कोएफिशिएंट को सॉल्व करना होता है। मतलब सबसे पहले हमें वो कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है जो सबसे ज्यादा बार आया है, और बाकी दूसरे कोएफिशिएंट का जो रिलेशन है वो उसके रिस्पेक्ट में निकालना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट यदि आप देखें उस तरह से, तो कोएफिशिएंट A, सबसे पहला कोएफिशिएंट A ये एक जगह यहाँ आया है, दूसरी जगह यहाँ आया है, तो ये 2 बार आया है। फिर आप देखें कोएफिशिएंट B एक जगह यहाँ, दूसरी जगह यहाँ, तो ये भी 2 बार आया है, और कोएफिशिएंट D ये भी 2 बार आया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसा भी होता है कई बार कि एक से ज्यादा कोएफिशिएंट आपको ऐसे होते हैं जो कई बार आ चुके होते हैं। तो ऐसे केस में जनरली हम शुरुआत A से करते हैं, A के रिस्पेक्ट में हम सारे कोएफिशिएंट का वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप देखें, इसको सिंप्लीफाई कोएफिशिएंट को सॉल्व करने के लिए हम ये कोशिश करते हैं कि सिंपल रिलेशन क्या निकल के आ सकता है सारे कोएफिशिएंट के बीच, तो ये हम निकालने की कोशिश करते हैं। एक कोएफिशिएंट के रिस्पेक्ट में बाकी सारे कोएफिशिएंट का रिलेशन हमको निकालना है। जैसे कि मान लीजिए स्टूडेंट, हमने कोएफिशिएंट A के रिस्पेक्ट में कोएफिशिएंट A को हम लेकर के चल रहे हैं, तो कोएफिशिएंट A के रिस्पेक्ट में B का, C का और D का, तीनों का वैल्यू हमको पता होना चाहिए। जैसे A का वैल्यू हम कुछ भी मानेंगे तो B का वैल्यू होना चाहिए, B का जो वैल्यू होना चाहिए वो A के रिलेशन में होना चाहिए। उसी तरह से C और D का वैल्यू भी A के रिलेशन में होना चाहिए, जिससे हम जब A का वैल्यू कुछ मानेंगे तो फिर हमें B, C और D कोएफिशिएंट का भी वैल्यू मिल जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं, इस यहाँ पर इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और इसका सिंपल रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2B equals to 2D, इसका मतलब है which means B equals to D, इसका मतलब है कि B D के बराबर है। और यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि D जो है वो 2A के बराबर है। तो यहाँ से B और D के बीच का रिलेशन पता है हमें, और यहाँ से A और D का रिलेशन पता है, तो इसको यहाँ से स्टूडेंट हम ऐसा लिख सकते हैं, नहीं इसकी जरूरत ही नहीं है। B और B का रिलेशन हमको पता है A के रिस्पेक्ट में, और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं क्योंकि D B के बराबर है, इसलिए हम यहाँ से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर आप देखिए B D के बराबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं ये 2A होगा, दोनों का वैल्यू जो होगा वो 2A होगा, और यहाँ से D का रिलेशन जो है वो
2a, d 2a के बराबर है तो b और d दोनों ही 2a के बराबर है। अभी तक स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने b और d का रिलेशन a के रिस्पेक्ट में मिल गया है, यही इसी दोनों ही इक्वेशन से। और अब हमें c से रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए a के रिस्पेक्ट में वैल्यू भी निकालना है तो a को a ही रहने देते हैं, b को हम लिख सकते हैं क्या 2a, b की जगह पे लिख सकते हैं 2a और इक्वल्स टू c। इसका मतलब c का जो वैल्यू है कितना हो जाएगा, c इक्वल्स टू 3a। सो स्टूडेंट अब आप देख सकते हैं हमें सारे कोएफिशिएंट जो यूज हुए हैं इस इक्वेशन में a b c d, इन सब के जो वैल्यूज है वो एक कोएफिशिएंट के रूप में आ गए हैं, मतलब a के रिस्पेक्ट में हमें सबका वैल्यू मिल गया है। तो यहां से आप इसको पहले लिख लेते हैं हम, b का वैल्यू 2a होगा, c का वैल्यू 3a और d का वैल्यू भी 3a होगा। तो a का अभी हम कुछ वैल्यू मानेंगे। a का वैल्यू हम देखिएगा यहाँ पर जो वैल्यू हमें मानना है उसमें हम 5th पॉइंट को ध्यान में रख करके कोई भी वैल्यू मानते हैं। जब भी कोई फ्रैक्शन होगा तो हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि यहाँ पर देखिए 5th पॉइंट में ये कहा गया है कि बैलेंस्ड इक्वेशन में फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो हम जब भी कोई रिलेशन फ्रैक्शन में आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी रिलेशन, अच्छा एक चीज यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, d इक्वल्स टू 2a, क्योंकि d और b दोनों का जो रिलेशन है वो सेम है। तो यहाँ पर आप देखें कोई भी रिलेशन जो है वो फ्रैक्शन में नहीं है। तो जब फ्रैक्शन में हो, जब कोई रिलेशन फ्रैक्शन में हो तो हमें ये देखना पड़ता है कि जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है उसको हम कैंसिल आउट करें। इसके लिए हम a का वैल्यू जो फर्स्ट कोएफिशिएंट है उसका वैल्यू ऐसा लेते हैं ताकि जो डिनोमिनेटर है वो पूरी तरीके से कैंसिल हो जाए। तो वो चीज स्टूडेंट हम आगे देखेंगे, लेकिन जब कभी फ्रैक्शन की बात नहीं हो, रिलेशन फ्रैक्शन में नहीं हो, तो सिंपली हम a का वैल्यू 1 लेंगे। तो यहाँ पर a का वैल्यू 1 लेंगे तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, 2 into 1 2, c का वैल्यू 3 into 1 3, d का वैल्यू हो जाएगा आपको 2 into 1 2। सो स्टूडेंट्स दिस वे, इस तरह से हमने ये वैल्यूज फाइंड आउट कर लिए हैं कोएफिशिएंट के। अब हम इस कोएफिशिएंट के वैल्यू को वहां पुट करेंगे और हमारा जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड हो जाएगा। तो आप देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पर 1 हम पुट करेंगे, इसको सेपरेटली आप लिख सकते हैं, वैसे ये कोएफिशिएंट, इसके लिए एक सेपरेट इक्वेशन आप लिख सकते हैं, बैलेंस्ड इक्वेशन। इसे यहाँ पर हम लिखेंगे, a का वैल्यू हमने 1 माना है तो दैट वुड बी SO2 प्लस b का वैल्यू 2 है 2H2S, और अब ये जो एरो का साइन है वो इक्वल्स टू के रूप में लिखा जा सकता है क्योंकि ये इक्वेशन अब बैलेंस्ड हो गया है। और आप देखें 3 सल्फर और D के जगह पे हम लिख सकते हैं 2H2O। So student, this way we have balanced our chemical equation। अब हम चलते हैं दूसरे केमिकल इक्वेशन की तरफ, जहां पर हम पहली बार हमारे सामने फ्रैक्शन का केस आएगा। तो आइए स्टूडेंट हम देखते हैं कैसे इसको हम डील करते हैं। सबसे पहला काम है कोएफिशिएंट निर्धारित करना, a b c d, 4 कोएफिशिएंट हमने डाल दिए। अब एलिमेंट हम देखेंगे कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, ये 3 एलिमेंट ये हैं इस इक्वेशन में। अब हम इनके लिए क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे, इनके कोएफिशिएंट के लिए इक्वेशन लिखेंगे। यहां पर हो जाएगा a
और कोई हाइड्रोजन इस तरफ नहीं है, इक्वल्स टू यहाँ पर नहीं है, डी की जगह पर है 2d, a इक्वल्स टू 2d हाइड्रोजन के लिए हो गया। क्लोरीन के लिए यहाँ पर हो गया a, दूसरा कोई क्लोरीन नहीं है, इक्वल्स टू का साइन, यहाँ पर क्लोरीन है, c की जगह पे 2c। अब हम ऑक्सीजन के लिए लिखेंगे, तो ऑक्सीजन आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे b की जगह पे 2 ऑक्सीजन है तो 2b लिखेंगे, इक्वल्स टू, फिर यहाँ पर आप देखें यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन सीधा यहाँ पर है और वो है 8, डी की जगह पे b। तो 2b इक्वल्स टू d, ये हो गया इक्वेशन हमारा ऑक्सीजन के लिए। अब स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें जो रिलेशन मिला है वो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल सा रिलेशन हमारे पास है, ए और डी का रिलेशन है, ए और सी का रिलेशन है, और फिर बी और डी का रिलेशन है। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट, डी ए इक्वल्स टू 2d मिला है तो d कितना हो जाएगा, d इक्वल्स टू a/2। उसी तरह से यहाँ पर भी c इक्वल्स टू a/2। और स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखें 2b इक्वल्स टू d, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, d की जगह पे a/2 लिख सकते हैं। तो 2b इक्वल्स टू a/2, तो यहाँ से स्टूडेंट क्या हो जाएगा, b का वैल्यू क्या हो जाएगा, b का वैल्यू आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, मतलब हमको सिर्फ b का वैल्यू चाहिए तो a/4। तो यहाँ से स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि हमें a के रेस्पेक्ट में b, c और d तीनों का वैल्यू मिल चुका है। तो ये जो रिलेशन है स्टूडेंट वो इस तरह से है, b का वैल्यू आ गया है a/4, c का वैल्यू a/2 और d का वैल्यू a/2। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर हम कुछ a के वैल्यू को कुछ मानेंगे और बाकी जो भी रिलेशन है कोएफिशिएंट का वो फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में हम डिनोमिनेटर को देखते हैं। तो डिनोमिनेटर यदि यहाँ पर देखें 2 है और यहाँ पर 4 है, तो जहाँ पर सबसे ज्यादा डिनोमिनेटर है, मैक्सिमम वैल्यू जो है डिनोमिनेटर का, हमें a के वैल्यू को वही मानना होगा, क्योंकि यदि हम a का वैल्यू 2 मानेंगे तो ये नहीं कटेगा, 2 नीचे रह जाएगा। तो इसलिए हम a के वैल्यू को स्टूडेंट 4 मानेंगे, सीधा हम इसे 4 मानेंगे। a के वैल्यू को हम 4 मानेंगे तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 4, ये 4 कट जाएगा तो बचेगा 1, और यहाँ पर c का जो वैल्यू है यहाँ पर हम 4 रखेंगे तो 2 टाइम्स में कटेगा तो 2 आएगा, और d का वैल्यू भी आपको 2 आएगा। सो दिस वे स्टूडेंट हमने इस इक्वेशन को भी बैलेंस कर लिया। तो यहाँ पर बैलेंस्ड इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, बैलेंस इक्वेशन आप देखिए 4HCl प्लस b की जगह पे 1 दैट इज O2 इक्वल्स टू Cl2, c की जगह पे हम लिखेंगे 2 और H2O, d की जगह पे हम लिखेंगे 2। सो दिस इज आवर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत इजी है ये तरीका, थोड़ा सा आप इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं और रिलेशन, सिंपल रिलेशन फाइंड आउट आप आसानी से कर लेते हैं, तो आप इजीली किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। अब स्टूडेंट तीसरा एग्जांपल जो आपके सामने है, ये एक काफी कॉम्प्लेक्स केमिकल इक्वेशन है, और आगे हम देखेंगे जब हम इसका कोएफिशिएंट का इक्वेशन लिखेंगे तो भी वहां पर आप देखेंगे कि ये आपको कॉम्प्लेक्स देखने में लगेगा, लेकिन इस यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे इजीली इसे सॉल्व किया जा सकता है। तो स्टूडेंट इस तरह का इक्वेशन को टेबल मेथड या हिट एंड ट्रेल मेथड से बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए स्टूडेंट हम यहाँ पर ABCD मेथड को ही फॉलो करेंगे और देखेंगे कैसे हम इजीली इस मेथड से इस इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। आइए सबसे पहले हम कोएफिशिएंट निर्धारित करें, A, B, C, D, E, F। तो ये इसी तरह से आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर आप देखें
अभी हमें हर एक एलिमेंट, फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया है, अब सेकंड स्टेप में हमें हर एक एलिमेंट को फाइंड आउट करना है जो इस इक्वेशन में दिए हुए हैं। पहला एलिमेंट है पोटेशियम, दूसरा है क्रोमियम, तीसरा है ऑक्सीजन। किसी भी सीक्वेंस में आप ले सकते हैं, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर चौथा है हाइड्रोजन, फिर सल्फर एंड ऑक्सीजन पहले ही आ चुका है। तो ये 5 तरह के एलिमेंट हैं जो इस इक्वेशन में यूज हुए हैं स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, इनके कोएफिशिएंट का इक्वेशन लिखेंगे। तो आइए लिखते हैं। सबसे पहले पोटेशियम के लिए, तो पोटेशियम 2A, और कोई पोटेशियम इधर नहीं है इसलिए इक्वल्स टू का साइन, और यहाँ पर आप पोटेशियम देख सकते हैं 2C, और कहीं पोटेशियम आपको नहीं दिखेगा। तो 2A इक्वल्स टू 2C पोटेशियम के लिए हो गया। फिर आप देखिए क्रोमियम के लिए क्या हो गया 2A, और कहीं क्रोमियम इधर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, D की जगह पर 2 है तो 2D, और कहीं क्रोमियम आपको नहीं मिलेगा। फिर अब आइए ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन, तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑक्सीजन हर एक जगह पर है, हर सब्सटेंस में, इस इक्वेशन में हर एक सब्सटेंस में ऑक्सीजन है। आइए सबसे पहले तो यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी आपको रखना होगा इसके इक्वेशन को लिखने के लिए। तो देखिए यहाँ पर A की जगह पे 7 ऑक्सीजन है, इसलिए हमने लिखा 7A। B की जगह पे 4 है, प्लस करके हमने लिखा 4B, और फिर इक्वल्स टू का साइन दिया हमने। फिर आप देखें C की जगह पे 4 है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 4C प्लस D की जगह पे, और यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, ये सिर्फ 4 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि होल करके 3 भी है, तो 4 into 3 दैट इज 12, यहाँ पर 12 ऑक्सीजन है, तो हम D की जगह पे कितना लिखेंगे 12D प्लस यहाँ पर एक है 1E प्लस 2F। तो स्टूडेंट ये रिलेशन है, भले ही आपको बहुत ज़्यादा लंबा लग रहा होगा, लेकिन देखेंगे हम इसे बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और इसके लिए हमें थोड़ा स्पेस भी चाहिए, तो हम इसे थोड़ा इरेज कर रहे हैं क्योंकि हमें इसे सॉल्व करने के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए। हाइड्रोजन यहाँ पर हम लिख रहे हैं और सल्फर नीचे लिख रहे हैं। अब हम हाइड्रोजन के लिए इक्वेशन लिखेंगे, तो हाइड्रोजन यहाँ पर आप देख सकते हैं 2B, और यहाँ पे नहीं है, इक्वल्स टू का साइन दिया, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ है, इक्वल्स टू 2E, 2 हाइड्रोजन है 2E। और फिर हम लिखते हैं सल्फर के लिए, तो सल्फर यहाँ पर आप देख सकते हैं B की जगह पे 1 है, B इक्वल्स टू, यहाँ पर आप देखिए C की जगह पे 1 है, C, और कहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर कितना सल्फर है 3 है, 3 सल्फर, यहाँ पर 1 है, 1 into 3 दैट इज 3D प्लस 3D। तो ये हो गया सल्फर के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं सल्फर के लिए B और C, और यहाँ पर हो गया 3D। B इक्वल्स टू C प्लस 3D। तो हमने ये इक्वेशन लिख लिया है, सारे कोएफिशिएंट के लिए इक्वेशन लिख लिया। अब हम इसे सिंपलीफाई करने की कोशिश करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट, दोनों इक्वेशन बहुत इजी है। A इक्वल्स टू C, 2A इक्वल्स टू 2C, इसका क्या मतलब हो गया A इक्वल्स टू C, और इसका क्या मतलब हो गया कि A इक्वल्स टू B। तो एक तरह से आप देख सकते हैं कि A C और D के बराबर है, A C D, इनका रिलेशन हमें मिल गया। अब हमें यहाँ पर देखिए, अब छोटे छोटे क्वेश्चन को पहले देखिए जो आसानी से सिंप्लीफाई हो सकते हैं, हम उन्हें देखते हैं, उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं 2B, जैसे इन दोनों को सिंप्लीफाई किया वैसे यहाँ पर आप देखें 2B इक्वल्स टू 2E, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि B इक्वल्स टू E। अब आप देखिए B इक्वल्स टू C प्लस 3D। स्टूडेंट ये दोनों का रिलेशन हमें एक एस्पेक्ट में पता है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं B इक्वल्स टू C की जगह पे क्या लिखेंगे A, और 3D की जगह पे क्या लिखेंगे 3A लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का रिलेशन A के साथ है, दोनों A के बराबर है। तो यहाँ से हमें क्या आ जाएगा, B का रिलेशन आ जाएगा B इक्वल्स टू 4A। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि B का वैल्यू 4A है, तो इसका मतलब क्या हो गया A का वैल्यू भी E का वैल्यू भी 4A है।
यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि बी और ई दोनों का जो वैल्यू है वो 4a है। तो अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप देखें अभी तक में ए के साथ हमारा रिलेशन मिल चुका है बी का, सी का, डी का और ई का भी मिल गया है, सिर्फ एफ का रिलेशन बाकी है। तो ए के साथ एफ का रिलेशन निकालने के लिए हमें ये इक्वेशन सॉल्व करना होगा ऑक्सीजन वाला। तो आइए स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं। विच एम्प्लॉइज 7a, ए को ए ही रहने देंगे, बी को ए में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी की जगह पे क्या लिख सकते हैं 4a इक्वल्स टू सी की जगह पे a प्लस 12b, डी की जगह पे a और ई की जगह पे क्या लिखेंगे 4a प्लस 2f। और स्टूडेंट इसे सॉल्व करेंगे तो 7a, यहां पर आप देखिए 7 हो गया और 4 इंटू 4 16 हो गया, 16 प्लस 7 23a इक्वल्स टू, अब आप देखिए यहां पर क्या हो गया 4 प्लस 12 दैट इज 16 एंड 16 प्लस 4 दैट इज 20a प्लस 2f। और स्टूडेंट इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये जो 20a है इधर जाके माइनस होगा तो हमारे पास 3a बचेगा। तो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, लिख सकते हैं 2f इक्वल्स टू 3a, या फिर हम लिख सकते हैं क्या f इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पर जो हमें रिलेशन आया है वो ये आया है f इक्वल्स टू 3a/2। अब हम सिंप्लीफाइड रिलेशन को लिखने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं a b c d e f, सबके वैल्यूज लिखे तो b का जो वैल्यू आया है b और e ये 4a के बराबर है, c और d ये तो a के ही बराबर है, और इसका जो रिलेशन आया है f का आप देख सकते हैं f, यहाँ से f इक्वल्स टू 3a/2। तो स्टूडेंट अब हम यहाँ पर कोई वैल्यू, अब हम यहाँ पर कौन सा वैल्यू रखेंगे जिससे जो इसका a का जो है वो कौन सा वैल्यू हम सेलेक्ट करेंगे वो इस डिनोमिनेटर पर निर्भर करता है। तो इस डिनोमिनेटर को काटने के लिए हमें 2a का वैल्यू 2 रखना होगा। तो a का वैल्यू हम 2 रखेंगे तो a का वैल्यू हमने 2 रखा तो b का वैल्यू आ जाएगा 4 इंटू 2 दैट इज 8, c का वैल्यू आ जाएगा 2 ही रहेगा, d का वैल्यू 2 ही रहेगा और e का वैल्यू जो है वो वैसे ही 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। और फिर आप देखिए इसका जो वैल्यू है f का वैल्यू है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कट जाएगा आपका, 2 और 2 कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 3, f का वैल्यू आपको आ जाएगा 3। तो स्टूडेंट इस तरह से हमें सारे कोएफिशिएंट के वैल्यू अब हमें मिल चुके हैं। तो अब हम इस बैलेंस्ड इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं, a की जगह पर 2k2 Cr2O7 प्लस b की जगह पर 8H2 SO4 प्लस इक्वल्स टू K2SO4 K2SO4 C की जगह पे हम लिख सकते हैं 2K2SO4 और D की जगह पे हम लिख सकते हैं 2Cr2SO4 और 3 और E की जगह पे स्टूडेंट्स 8 लिखेंगे H2O और फिर F की जगह पे हम लिख सकते हैं 3O2। So this way students we can balance even the most complex equation using this method. So students इस मेथड का आप प्रैक्टिस करें, एक दो बार आप प्रैक्टिस करें, कुछ प्रॉब्लम्स बनाएं। शुरुआत में आपको निश्चित रूप से दिक्कत होगी इस प्रोसेस को अप्लाई करने में, इसके एप्लीकेशन में शुरुआत में मुश्किलें होंगी, लेकिन हमें उम्मीद है कि जैसे जैसे आप इसका लगातार अभ्यास करेंगे आपको ये मेथड बहुत आसान लगेगा। ये मेथड रियली बहुत ही इजी मेथड है किसी भी कॉम्प्लेक्स केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए।
थैंक यू, हैव अ नाइस डे।